हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 10 इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड डाइवर्स लैंडस्केप। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वाइश आइज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, राइट। और आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आप वाइस सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरल डाइवर्सिटी तो क्या है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंडिया में किस किस तरह के जोग्राफिकल के एरियाज़ हैं और वहाँ पे कितना किस उस हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है फ्लोरा का, फौना का, राइट। तो किस तरह से जोग्राफी का उस पर हाथ है। तो अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी डाइवर्सिटी कैसे है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, राइट। तो अब आज स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसमें इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में जो रैंक है वो 10th है, और एशिया में इंडिया की रैंक है जो वो है 4th, राइट। प्लांट डाइवर्सिटी में मतलब प्लांट्स में जितनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, राइट। और जो वर्ल्ड है, जो पूरे विश्व का 11% जो भिन्न भिन्न तरह के फूल होते हैं, राइट, जो विविधता है वो इंडिया में पाई जाती है। तो वर्ल्ड का 11% इंडिया में ही फ्लोरल डाइवर्सिटी है, राइट। अब पिछले पार्ट में हमने एनिमल किंगडम के बारे में देखा था। हमने एनिमल को वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स इस तरह से क्लासिफिकेशंस में देखा था। उसके बाद मैमल्स, एप्स, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो अगेन इससे आपका बायो भी रिवाइज हो जाएगा, साइंस भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। और आपको इन्वायरमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। मतलब प्लांट समझ में आ रहा है आपको, प्लांट्स के बारे में है। तो उन्हें क्लासीफाई किया गया है सबसे पहले ब्रॉडली किस लिए क्लासीफाई किया गया है, जो कि जिनके सेल्स और टिश्यूज़ बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, अच्छी तरह से बने हुए होते हैं। और ऐसे सेल्स एंड टिश्यू, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सेल्स और टिश्यूज़ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में, राइट। अभी देखते हैं। और जो जिनके नॉट हाईली ऑर्गेनाइज्ड है उसमें देख लेते हैं एल्गे। एल्गे जिसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है। फंजाई होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल नहीं होता। और जिनके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अच्छी तरह से सेल्स और टिश्यूज, जिनके अच्छी तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं, उन्हें देख लेते हैं। उन्हें क्लासिफाई किया गया पहले नॉन वास्कुलर, वास्कुलर टिश्यूज़ में। नॉन वास्कुलर में ब्रायोफाइट्स, लिवरवॉर्ट, मॉसेस, राइट। हम इन सब के बारे में डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और फिर वास्कुलर में क्या आते हैं, जो ऐसे जिनको स्पोर्स से डिस्पर्स किया जाता है, और ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनको सीड से डिस्पर्स किया जाता है। मतलब सीड्स डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, वो किसी तरह से किसी मीडियम से वो जाके दूसरी जगह में दूसरे सॉइल में जाके लगते हैं, फिर वहाँ पे उगने लग जाते हैं। प्लांट्स ऐसे ही उगते हैं, राइट, डिस्पर्सल से। तो यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू डिस्पर्सल हो रहा है और यहाँ पे उनके सीड्स के थ्रू डिस्पर्सल हो रहा है, राइट। तो फिर उसमें भी कैटेगरीज है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है स्पोर्स से डिस्पर्सल का टेरिडोफाइट्स, फर्न्स, हॉर्सटेल्स, राइट। और यहाँ पे डिस्पर्स बाय सीड्स है, तो जो मतलब जिनमें बीज होते हैं, राइट। अब ये बीज का देखिए, बीज में भी दो कैटेगरीज है। ऐसे प्लांट जिनके बीज अच्छी तरह से बंद नहीं होते, इनक्लोज नहीं होते हैं, मतलब वो बीज हमें बाहर दिख जाते हैं। और ऐसे होते हैं जिनके बीज हमें के अंदर होते हैं, इस तरह से जब तक उसे खोला ना जाए वो नहीं दिखते, राइट। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नॉट एनक्लोज में आता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स, और सीड एनक्लोज में आते हैं, जिनके इनक्लोज है वो एंजियोस्पर्म्स, राइट। आपको ये क्लासिफिकेशन ऐसी के ऐसी याद रखनी है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपको, राइट। आपको फिर किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, इन सबको डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स हैं जिनके फ्लावर्स हैं, उन्हें इस तरह से बांटा गया है। तो पहला है एल्गे। एल्गे क्या है, ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स है। मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है कि कहाँ इसका तना है, कहाँ यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम, लीफ, राइट। तो एक मतलब एक तरह से जस्ट एक पैच की तरह ये बन जाता है, इस तरह से रहता है, राइट। एक ऐसा नहीं होता कि इसका तना निकल रहा है, रूट्स निकल रहे हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसमें, लेकिन क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसका रंग क्या है, ग्रीन होता है। ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट, उसे एल्गे कहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा काई जम जाती है,
राइट। आपने एल्गल ब्लूम्स के बारे में सब में पढ़ा था, मैराइन इकोसिस्टम में, आगे भी हमने बहुत बार पढ़ा था। तो एल्गे जम जाती है, राइट, काई जम जाती है, तो वो पानी में ही ग्रो करती है इस वजह से। और फिर फ्रेश वाटर एल्गे जो होता है, राइट, वो क्या है, ग्रीन है, ब्लू कलर के हैं, होते हैं, राइट, ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे कहते हैं। और इस तरह के और भी होते हैं, जैसे मराइन में क्या होते हैं, रेड और ब्राउन कलर के होते हैं एल्गे। तो ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। मैंने ऑटोट्रॉफिक के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था, अपना खाना खुद बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हो गए, ये हमारे एल्गे हो गए। अब नेक्स्ट हम डील करेंगे फंजाई से। आपको साइड बाय साइड अपनी बुक खोल के आपको वो क्लासिफिकेशन याद रखना है आपको, ताकि ईजी हो जाए, राइट। तो फिर ये देखिए नेक्स्ट आता है फंजाई। यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स। अब हमें डिफरेंस देखना है, हमने पिछले जो हमने पढ़ा था उससे इसको हमें कंपेयर करना, तब हमें याद रहता है, राइट। वरना ये जब आपको एक तरह से कथा की तरह ही लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको बीच बीच में कंपेयर करते रहना है, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, ये भी एल्गे की तरह है, बट ये नॉन ग्रीन है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसमें टोटल एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल है। और इस वजह से क्या होगा, ये अपना ऑब्वियसली खाना भी नहीं बना पाता होगा, फंजाई, राइट। ये क्या करते हैं, डेड मतलब सड़े गले मैटर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं। और या फिर ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। अब ये सैप्रोफाइट एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपने आई थिंक आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है, किस तरह से अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो किसी तरह से तो अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड होंगे ना, राइट। तो ये उनका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये पैरासिटिक, ये आपको पहचानना अपने से थोड़ा सा आप सर्च करिए, राइट। सब कुछ समझा नहीं पाऊँगी मैं एक साथ अभी। तो उसके बाद ये इस तरह से अपना खाना मतलब खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो वो अपने होस्ट पे जाते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं थ्रू सैप्रोफाइटिक रूट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, मोल्ड हो गए, राइट, फफूंद ये सब लग जाती है। और फिर मशरूम्स हो गए, ये इनके एग्जाम्पल्स है, फेमिलियर एग्जाम्पल है। फंजाई को याद रखना है तो आप हमेशा एक एग्जाम्पल याद रखिए, मशरूम का एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद देखिए इसमें जो फंजाई है उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं, डाइवर्सिटी होती है। ज़्यादातर ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में, उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज़ में, उसके बाद वेस्टर्न हिमालय में, राइट। इंडिया की बात हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कितनी सारी वैरायटी है। फिर हम आते हैं बैक्टीरिया के बारे में। हमने इसके बारे में काफ़ी बार सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। तो फिर ये बैक्टीरिया क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें हम अपनी आँखों से ऐसी आँखों से नहीं देख सकते, अगर हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तभी हम इन्हें देख सकते हैं। ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और ये पैथोजेनिक, मतलब पैथोजेनिक का ये मतलब होता है कि जो बीमारी कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में जाए तो ये हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, ऐसा नहीं होता जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। और सॉइल बॉर्न, मतलब वो जो ज़मीन है मिट्टी है उसमें भी उग सकते हैं, और बहुत सारों को इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। जब हमने बायोटेक पढ़ा था, बायोटेक का आपने अगर लेक्चर मेरा फॉलो किया होगा, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इन माइक्रो बैक्टीरिया से, इन सब से बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था, और भी इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हें किस तरह से हम लोग अच्छे यूज़ कर सकते थे। तो फिर इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को मतलब इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। अब हम आते हैं लाइकन्स पे। आप लाइकन्स देख सकते हैं किस तरह से इस पर जमी हुई है, राइट। कुछ इस तरह की होती है लाइकन्स, ऐसी ही होती है लाइकन्स, ठीक है। तो लाइकन क्या है, एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, ये खुद में मतलब एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इसमें क्या है, एल्गे होता है और फंजाई, उसका ये कॉम्बिनेशन होता है। तो राइट, ये दोनों अपने लिए एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, मतलब एक चीज़ के लिए, मतलब दोनों आपस में अपना मतलब अपने लिए एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, राइट। इसलिए इसे म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं। अगर एक को ये खाना प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरे को ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा। इस तरह से इनका उसे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप होता है, राइट। फिर आप देखते हैं ये जो ग्रुप होता है इनके ग्रेइश ग्रीन कलर का हो सकता है, राइट, ग्रे और ग्रीन कलर का। और फिर ये रॉक्स काफ़ी जगह उगते हैं, मतलब ये पत्थरों पे भी पाए जाते हैं, चट्टानों पे पाए जाते हैं। ट्री ट्रंक्स हो गए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डेड वुड हो गया, राइट, उनमें भी पाए जाते हैं। जो मतलब जो ऐसी लकड़ी हो गई जो सड़ गल गई है, एकदम बेकार हो गई है, उस पर भी ये पाए जाते हैं। तो ठीक है, फिर जो एल्गे द एल्गे मैन्युफैक्चर्स फूड विच बिकम अवेलेबल टू द फंगस, राइट। तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में बता रहा है। तो एल्गे क्या करता है, वो खाना बनाता है, जो कि क्योंकि मैंने बताया था एल्गे क्या है,
हेट्रो आई मीन प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफिक है, वो खाना बना लेता है। तो क्या करता है, एल्गे खाना प्रोवाइड करता है फंगस को। और फिर क्या होता है, एंड अब्जॉर्ब्स एंड रिटेन वाटर। और फिर क्या करता है इससे, जो है उस वो जो फंगस है, राइट, विच बिकम्स अवेलेबल टू द फंगस एंड अब्जॉर्ब्स एंड रिटेन वाटर एंड दस कीप द एल्गल सेल मॉइस्ट। ठीक है, तो फिर वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एल्गल सेल उससे मॉइस्ट रहता है। तो ये सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है, राइट, म्यूचुअल बेनिफिट का। और फिर बाद में देखते हैं सिम्बायोसिस का मतलब यही होता है, म्यूचुअल बेनिफिट। और दे आर मोस्ट कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी होगा, ऑब्वियसली वही बात है, राइट, पानी रहता है। और रेयर इन रिवर्स, रिवर्स में कम पाए जाते हैं। और स्ट्रीम्स एंड आर नॉट फाउंड इन ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है, जो मतलब जहाँ पे हमारा पानी स्टोर होता है, वहाँ पे ये नहीं होता है, वहाँ पे नहीं पाया जाता है, राइट। अब आते हैं हम ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ये ऐसा प्लांट होता है जो कि डिफरेंशिएटेड है। अभी तक हम देखो, हम लोग नॉन डिफरेंशिएटेड देख कर आए थे, राइट। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि नॉन डिफरेंशिएटेड है, लेकिन जो ब्रायोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें एक छोटा सा स्टेम होता है और इसमें कुछ लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स होते हैं, मगर रूट्स नहीं होते, रूट्स आर एब्सेंट। ये याद रखना है, डिफरेंशिएशन मतलब पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसमें ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं। तो ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो। एग्जाम्पल लिवरवर्ट्स, मॉसेस, राइट। और दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन इंडिया। तो जहाँ पे इंडिया में यहाँ आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, जो हरे प्लांट्स होते हैं उनका ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, उनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट, नॉर्थ ईस्ट में, फिर वेस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न घाट्स में। फिर ये जो मॉसेस है, दे कंस्टिट्यूट द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट। तो मॉसेस सबसे ज़्यादा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनको ब्रायोफ्लोरा बोला यहाँ पे, राइट। तो उसमें से सबसे ज़्यादा इन्हीं की परसेंटेज होती है, राइट, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर लिवरवर्ट्स आता है, उसके बाद हॉर्नवर्ट्स आता है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं इनके कुछ पिक्चर्स। फिर आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। ब्रायोफाइट्स कुछ डिफरेंशिएटेड था लेकिन रूट्स नहीं था, लेकिन ये वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज होती हैं। इसमें रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, हाँ, और उनमें वैस्कुलर बंडल्स भी होता है। वैस्कुलर मतलब पानी एक तरह से जाने के लिए, जैसे सर्कुलेशन के लिए होता है, तो वैस्कुलर बंडल्स भी उसमें होते हैं, राइट, टेरिडोफाइट्स में। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, राइट, मतलब वो एक्वेटिक एरिया में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर वो टेरेस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, और मॉइस्ट कंडीशंस में रहते हैं, शेडी प्लेसेस में रहते हैं, और कुछ उसमें से एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये डिफरेंशिएटेड है टेरिडोफाइट। फर्न्स, राइट, फर्न्स तो आपको आई थिंक पता ही होगा, काफ़ी फेमस है। उसके बाद आप देखते हैं ये जो ग्रुप है, राइट, उसमें क्या आते हैं, क्रिप्टोगैजम्स, वैस्कुलर, उनमें क्या है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैजम्स भी आते हैं, क्रिप्टोगैम सॉरी। उसमें आता है क्लब मॉसेस, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं इन प्लांट्स के, क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल्स, फर्न्स, राइट। ये यूनिवर्सली पूरी जगह में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने तो इसे असम में ही देखा था, राइट, फर्न्स को मैंने पहली बार असम में देखा था। आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयस। फिर उसके बाद वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटिक डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद साउथ इंडिया में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, राइट। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, फिर आप ये आगे देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स, राइट। तो क्या है, जिम्नो यहाँ पे नेकेड, और स्पर्म्स मतलब जिसके जो सीड होते हैं, सीड्स हमें दिखते हैं, हमें खुली आंखों से दिख जाते हैं, राइट, वो अंदर से ढके नहीं होते, उन्हें खोलना नहीं पड़ता। तो फिर वो ये जो क्या है, सिंपल फ्लावर्स होते हैं, उनमें जो एक्सेसरी बहुत सारे जो डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो सब नहीं होते। वो मतलब एक तरह से जस्ट एक कोन में रहते हैं, इस तरह से, मतलब बहुत जो सुंदर सुंदर हम फ्लावर्स देखते हैं ना, राइट, रोज़, ये सब, वो इसमें नहीं आते। उनके तो बीज अंदर होते हैं, वो एक तरह से बंद होते हैं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सब कंपोनेंट्स इसमें नहीं होता, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो ओव्यूल्स होते हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं, वो कार्पल्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, और ये डायरेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है इसका, ठीक है, डायरेक्टली पॉलिनेट हो करते हैं ये पोलन ग्रेन से, क्योंकि एक्सपोज रहते हैं, तो फिर वो पोलन ग्रेन से वो ओवुलेट हो जाते हैं, आई एम सॉरी, पॉलिनेट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं देयर इज़ नथिंग लाइक, उनमें ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। आपको स्ट्रक्चर देखिए समझ में आ जाएगा, मतलब उनका पिक्चर देखिए आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल पाइन, पाइन कोन कैसा रहता है आपको देखिए पता होगा, ऐसे कुछ होता है, उसके बाद कांटे कांटे जैसे ऐसे लगे रहते हैं उसमें। तो उसमें जो सीड्स ये सब है ढंग से, वो से बाहरी सीड्स ये सब तो बाहर ही होते हैं, राइट। तो उसमें जो कार्पल, कोरोला, ये सब चीज़ें ना, जो स्टेमन, ये सब
डिफरेंशिएटेड नहीं रहती एक तरह से, राइट। तो पाइन क्या है, लार्जेस्ट फैमिली है इसमें। नेटम और साइकस, राइट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही ये कन्फाइंड, मतलब वहीं पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आता है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार्स, राइट। आपको ओवरऑल पिक्चर पता होना चाहिए कि ये है, इसके फीचर्स क्या हैं और ये कैसा दिखता है, राइट। बस इतना काफ़ी है। और थोड़ा बहुत रीजन कहाँ पे, मेन तो किस रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस हिसाब से आप ज्योग्राफी को इसको रिलेट करेंगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, राइट। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मैंने बताया था उसमें एक्सपोज थे सीड्स, यहाँ पे क्लोज सीड्स है, मतलब सीड्स जो हैं वो एक तरह से उसके बाद आते हैं क्या है, ये बहुत हाईली डेवलप्ड होते हैं, राइट। बहुत डेवलप्ड होते हैं और उनमें फ्लावर्स होते हैं और उसमें बहुत सारी जो एक्सेसरीज यहाँ पे जैसे बताया था, कार्पल्स, उनमें ओवरी होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, राइट। आपने आई थिंक कभी फ्लावर का डाइसेक्शन किया होगा, हाइबिस्कस का, राइट। तो उसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्टाइल होता है, फिर ओवरी होता है, राइट। तो राइट, यहाँ पे स्टेमन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें अच्छी तरह से प्रेजेंट होता है, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवरी में होता है जाके, राइट। विद द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी यूजुअली डेवलप्स, तो वो फ्रूट में डेवलप होती है, राइट। और फिर एंड द ओव्यूल्स इनटू, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप होते हैं, राइट। ये 12th की बायोलॉजी में काफ़ी अच्छे डिटेल में दिया गया है। अगर आप आपको आई थिंक पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है वो, इन्वायरमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो बायो की बुक भी पढ़नी चाहिए, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही जानना है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो उतनी तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं होते, उसमें जो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स में, उस तरह के पार्ट्स नहीं हैं उसमें, राइट। है भी तो वो मतलब इतने डिफरेंशिएटेड नहीं है, इतने एडवांस नहीं है, राइट। फिर बाद में इसलिए क्या है, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। फिर जो इंडिया है, इंडिया में मोर देन 7% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें, दुनिया के जितने भी हैं उसमें से 7% इंडिया में हैं, राइट। फिर अब आ जाते हैं फ्लोरल एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब किसी भी जगह में कोई पाया जाता है, ये एंडेमिक है, मतलब ये इसी जगह में पाया जाता है। तो फिर फ्लोरल कहाँ मतलब जो फ्लावर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। तो मतलब ये आपको ये फिगर्स रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया लगना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब इस तरह से पूछ सकते हैं ना कुछ MCQ, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ या फिर डाइवर्सिटी कहाँ है, फ्लोरल डाइवर्सिटी कहाँ है, राइट। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो पेनिनसुलर इंडिया, राइट, यहाँ पे क्या क्या आता है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, वहाँ पे 2600 स्पीसीज़ है फ्लोरल, मतलब सिर्फ फ्लावर्स की, राइट। इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे। उसके बाद इसलिए वेस्टर्न घाट्स में बहुत लोग स्टडीज़ करने चाहते हैं, राइट, बहुत रिसर्च होता है वहाँ पे। उसके बाद फिर क्या आता है, ईस्टर्न हिमालय, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, 2500 स्पीसीज़ है यहाँ पे। फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, वहाँ पे यहाँ पे कुछ 800 के करीब स्पीसीज़ हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार, वहाँ पे 250 के करीब स्पीसीज़ हैं। वहाँ पे लैंड एरिया काफ़ी कम है लेकिन डाइवर्सिटी देखिए कितनी ज़्यादा है, राइट। उसके बाद फिर क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट। तो जो जीन्स होते हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, राइट। तो फिर जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली, मतलब आज भी इंडिया में क्या है, जो इकोनॉमी का मतलब कितनी परसेंट है अभी भी इकोनॉमी, पॉपुलेशन की इसमें मीन एग्रीकल्चर में एंगेज, राइट। बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, अराउंड 50% ऐसे, ठीक है। तो फिर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है और लेकिन लोग उसमें ज़्यादा इंगेज है, तो इसीलिए डोमिनेट करता है अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट। तो उसके बाद की फिर क्या है, द लार्ज मोसेक ऑफ डिस्टिंक्ट एग्रो इकोसिस्टम, राइट। तो ये जो एग्रो इकोसिस्टम है, ठीक है, ये सब किस चीज़ों से कैरेक्टराइज होता है, मतलब इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके मतलब इसके कुछ क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, मैंने ये भी पिछले पार्ट में बताया था, एडेफिक, क्लाइमेटिक, जोग्राफिक फीचर्स, इन सब पे ये डिपेंड करता है। और उसी तरह से वहाँ के जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, वहाँ पे किस तरह के पौधे उगेंगे, किस तरह की वहाँ पे फसल होगी, किस तरह का अनाज होगा, ये सब इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। एग्रीकल्चर वहाँ पे किस तरह का होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा झूम कल्टिवेशन होता है, जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे किस तरह से वो किया जाता है कल्टिवेशन, राइट, ये सब है। फिर आगे देखते हैं जो इंडिया है, इंडिया स्टैंड 7th, राइट। तो 7th रैंक है इसका किस टर्म्स में, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज टू द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जो एनिमल हस्बेंड्री होता है और जो एग्रीकल्चर में जितनी स्पीसीज़ हैं
वर्ल्ड का पूरा 7%, वर्ल्ड से, वर्ल्ड में इसका इंडिया 7 नंबर पे आता है। इतनी मतलब एग्रीकल्चर में इतनी स्पीसीज़ हैं, राइट। और एनिमल हस्बेंड्री मतलब जब जो हम लोग पशुपालन करते हैं उसमें भी बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, राइट। तो फिर बाद में उसके बाद नेशनल जीन बैंक एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट। ये कहाँ पे है? दिल्ली में मौजूद है। NBPGR, राइट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये मेनली इसके कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट यहाँ पे नेशनल क्या है? जीन बैंक है यहाँ पे। तो उनके जीन्स को कलेक्ट किया जाता है, राइट, इन हर अलग तरह के स्पीसीज़ के, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स अलग होती हैं, राइट, स्पीसीज़ के साथ। फिर ऑफ यूनिक एक्सेशंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, राइट। तो फिर ये इनके लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इन्हें रखा जाता है। और फिर बाद में उससे आगे मतलब आगे उसे उस पर रिसर्च की जाती है, उसे और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, राइट, कंजर्वेशन के लिए। फिर अब देखते हैं लाइफ स्टॉक जेनेटिक डाइवर्सिटी। लाइफ स्टॉक मतलब जो हमारे पास मवेशी होते हैं, राइट, उनकी डाइवर्सिटी, उसके लिए इंडिया का, उसमें इंडिया का क्या योगदान है और क्या पोजीशन है इंडिया का। अभी तक हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा था जो प्लांट्स है, क्रॉप जेनेटिक मतलब फसल में कितनी वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे हम जो मवेशी हैं, राइट, पशु हैं, उनके लिए देखते हैं लाइफ स्टॉक। तो इंडिया का जो के पास बहुत वास्ट रिसोर्सेज हैं ये लाइफ स्टॉक का, पोल्ट्री का, राइट। हम देखते हैं कि लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ ये पोल्ट्री भी करते हैं, फिश एक्वाकल्चर, इन सब में भी इंगेज होते हैं। और गवर्नमेंट भी इस पर अब काफ़ी ध्यान दे रही है, एनिमल हस्बेंड्री ये सब पे, राइट। तो फिर इंडिया के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बहुत लाइफ स्टॉक है। तो इसके वजह से जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल जो लाइवलीहुड है, राइट, उसके लिए ये काफ़ी सिक्योरिटी का काम करता है। तो पॉपुलेशन में इंडिया में जो बफेलो है, भैंस है, उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, राइट। सबसे ज़्यादा भैंस इंडिया में पाई जाती हैं। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है कैटल का, गाय और उसके बछड़े। फिर बाद में बकरी, गोट्स। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं भेड़। फिर यहाँ पे देख लीजिए डक्स, बतख। और फिर फिफ्थ नंबर पे क्या है? चिकन। और जो कैमल्स है पूरी दुनिया में, वो इंडिया में मतलब 6 नंबर पे इंडिया आता है। वहाँ पे इतने ज़्यादा 6 नंबर पे सबसे ज़्यादा कैमल्स हैं इंडिया में, मतलब ऊँट हैं, राइट। तो जो जेनेटिक रिसोर्स है, राइट, ऑफ फार्म एनिमल्स इन इंडिया, तो ये क्या है? बहुत इनका जो स्पेक्ट्रम है, मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ हैं इंडिया में। यहाँ पे देख लीजिए उनका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे फार्म एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कैटल हो गए, बफेलो हो गए, वही गाय भैंस, फिर बकरी, शीप, भेड़, राइट, स्वाइन मतलब पिग हो गए, राइट। तो ये कैमल, पोल्ट्री, तो ये सब बहुत सारे हैं इंडिया में। फिर ओवर द फ्यू ईयर्स, अब कुछ सालों से क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो रही है, काफ़ी बढ़ रही है। और इसे एक तो गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जागरूकता आ रही है, राइट। तो इससे एग्जॉटिक ब्रीड्स मतलब जैसे जर्सी गाय होती है, आई थिंक, राइट, तो जो बाहर से लाई हुई गाय होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके वजह से क्या है, जो टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो अब कम हो रही है। जो जेनेटिक जो जीन वेरिएशन है, जीन डाइवर्सिटी है, वो इस वजह से कम हो रही है। और जो लोकल ब्रीड्स है उनकी साइज़ और पॉपुलेशन इस वजह से कम होती जा रही है, क्योंकि बाहर से लेकर आ रहे हैं, ये इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और जो लोकल है, लोकल ब्रीड है, उन्हें वो कम होते जा रहे हैं। और यहाँ की जो टोटल जेनेटिक वेरिएबिलिटी वो भी कम होती जा रही है। तो मेजॉरिटी मतलब 85% जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक है, मतलब जो घर में पालने वाले जो पशु ये सब हैं, वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो काफ़ी लो है, राइट। उनमें इनपुट भी कम है और कम उस पर ध्यान दिया जाता है। तो मोस्टली उनकी मतलब प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, राइट। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में। तो जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ठीक है, तो जो वेस्ट हिमालय माउंटेन है उनमें काफ़ी, उसके बारे में कुछ जानते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब हर एक रीजन में किस तरह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी का इन सब पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया हम क्यों ये वाला पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम में कैसा है, वहाँ पे डाइवर्सिटी कैसी है, राइट। तो वहाँ पे जो वेस्टर्न हिमालयस है, वेस्ट हिमालय है, वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, क्योंकि ये टेम्परेट कंडीशंस है यहाँ पे, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। फिर बाद में जो ईस्टर्न हिमालय है, ईस्ट हिमालय है, वहाँ पे भारी बारिश होती है, स्नोफॉल भी होती है। लेकिन जो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह है, सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, राइट। और लेकिन जो लोअर एल्टीट्यूड्स है वहाँ पे
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जैसी सिचुएशन है। मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता होगा वहाँ पे हैवी रेनफॉल है, राइट। तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इस वजह से उस तरह की कुछ कंडीशंस होती है जो लोअर एल्टीट्यूड्स है ये हिमालयन रीजन में। और कहाँ पे है? ईस्टर्न। हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। यहाँ वेस्ट ईस्टर्न में थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, वेस्टर्न में थोड़ी वेस्टर्न में कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो अब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो फिर देखिए फ्लोरा एंड फौना ऑफ बोथ हिमालयस डिफर। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ के फ्लोरा फौना मतलब इन जानवर मतलब जो पेड़ पौधे, फ्लोरा को कहते हैं पेड़ पौधे, और जो जानवर होते हैं उनको फौना कहते हैं। तो ये दोनों के अलग होते हैं। तो हिमालयन फुट हिल्स में देखते हैं तो जहाँ पे यहाँ पे क्या है, फ्लोरा क्या है, नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, राइट। और फिर बाद में डोमिनेंट स्पीसीज़ यहाँ पे कौन कौन से हैं, प्लांट की यहाँ पे की बात करते हैं तो साल, ये भी एक तरह का पेड़ होता है। उसके बाद सिल्क कॉटन ट्रीज होते हैं, जाइंट बैम्बूज होते हैं, टॉल ग्रासी मेडो और सवाना जो तराई में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ के कुछ फ्लोरा के बारे में दिया गया है। फिर बाद में हम वेस्टर्न हिमालयाज़ देखें जब वो भी वहाँ कहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, तो फिर वहाँ पे नेचुरल मॉनसून एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोडेंड्रंस, राइट, ये इस पेड़ का नाम है रोडेंड्रन, और ड्वार्फ हिल बैम्बू, ये भी एक तरह का बैम्बू है, और फिर बर्च फॉरेस्ट मिक्सड विद एल्पाइन पेस्चर्स। तो मोस्टली जो पहाड़ी एरियाज़ में किस तरह के पेड़ होते हैं वो उसके बारे में दिया गया है। फिर हम आते हैं ईस्टर्न हिमालयाज़ में। तो ईस्टर्न हिमालयाज़ में फ्लोरा कैसा होगा, यहाँ पे ओक्स होते हैं, मंगोलियाज़ होते हैं, मैग्नोलियाज़, राइट, लॉरियस, तो ये नाम है एक्चुअली, ठीक है। लॉरल्स और बर्चेस तो इनमें मॉस से कवर्ड होता है, फर्न्स होते हैं उस पर, कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं पाइन के, राइट। कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। फिर फर, यू, जेनिपर्स, तो ये कुछ स्पीसीज़ का नाम दिया हुआ है। जेनिपर्स विद अंडरग्रोथ ऑफ स्क्रबी रोडेंड्रॉन्स होते हैं, डॉफ बैम्बूज, लाइकन्स, मॉसेस, ऑर्किड्स एंड अदर एपीफाइटिक डोमिनेंट, राइट, ड्यू टू ह्यूमिडिटी। एपीफाइट्स का मैंने बताया था आपको, ऐसे पौधे जैसे ये कोई एक लंबा सा पेड़ है, कलर चेंज करती हूँ, तो ये लंबा सा कोई एक पेड़ है, अब इस पर तो धूप पड़ रही है ऊपर से, लेकिन ये जो बाकी छोटे छोटे पौधे हैं उस पर ये कुछ धूप नहीं पहुँच सकते, कुछ ऐसे पौधे हो जाते हैं जो इसी में उगना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उन्हें एपिफाइट्स कहते हैं। फिर आता है पेनिनसुलर रीजन। तो इंडिया का जो सब रीजन है पेनिनसुलर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके दो जोन्स हैं, पेनिनसुलर इंडिया एंड एक्सटेंशन टू इट्स ड्रेनेज बेसिन, राइट, एक्सटेंशन टू इट ड्रेनेज बेसिन। रिवर जो रिवर गंगा सिस्टम है, इंडिया जो गैंजेटिक प्लेन्स है उसके बारे में बता रहे हैं, रिवर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, सॉरी, प्लेन के बारे में नहीं। तो यहाँ पे इसके पेनिनसुलर रीजन के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जो बचा कुछ है वो है क्या है, थार डेजर्ट एरिया, राइट, डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान जिसमें थार आता है। तो यहाँ देख लेते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस से लेकर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे उस तरह के पेड़ होते हैं, स्क्रब वेजिटेशन होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन, तो यहाँ पे अगर वहाँ पे बारिश पड़ रही है, ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल होगा, वरना यहाँ पे फिर धीरे धीरे मॉइस्ट मतलब यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस हो जाएगा। मॉइस्ट डेसिडुअस से ड्राई डेसिडुअस यहाँ पे होता है। डिपेंड क्या करता है, किस पे करता है, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी साल है जो कि नॉर्थ और ईस्ट एक्सटेंशंस में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। फिर टीक हो गया, वो सदर्न प्लेट्यू में ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे ये डोमिनेंट ट्री है टीक, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए सदर्न पार्ट में टीक के जो फर्नीचर्स है ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। फिर बाद में आता है वेस्ट घाट्स, तो वहाँ पे एवरग्रीन वेजिटेशन होती है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की वजह से। और फिर उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। फिर बाद में इन ड्राई एरियाज़ जो राजस्थान के अरावली हिल्स है वहाँ पे ड्राई एरियाज़ है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, बिखरे बिखरे होते हैं जो थॉर्नी स्क्रब्स ये सब, वहाँ पे जो वनस्पति होती है वो काफ़ी, उसमें एक क्या कहते हैं कि एक तो रेनफॉल कम पड़ता है तो इस वजह से वो काफ़ी बिखरे बिखरे होते हैं, उतने घने नहीं होते हैं, राइट, इसलिए वो स्कैटर्ड होते हैं, और उनमें कांटे होते हैं, थॉर्नी स्क्रब्स, राइट, उनमें कांटे होते हैं। तो ये क्या है, सवाना के जैसे, सवाना जो कि अफ्रीका में उस तरह का यह कुछ होता है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट में थार डेजर्ट। तो यहाँ का अपना अलग ही फ्लोरा और फौना है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ के कंडीशंस बाकी जगह कंडीशन से एकदम अलग है। तो यहाँ पे थॉर्नी ट्रीज होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, मैंने बताया था, और जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ताकि उससे क्या है कि वाटर जो लॉस होता है वो ना हो सके। और अदर सक्लेंट्स आर
आर द मेन प्लांट्स, ठीक है। तो फिर इसी तरह के वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है रेनफॉल होती होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर भी होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ही किस तरह के मतलब वो पाए जाएंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे आपको, राइनोज मिलेंगे कि जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डाइवर्सिटी एक तरह से बनती है, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी होगी उसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स है, तो ऐसे पे मतलब ऐसे जानवर होंगे जो ज़्यादा घास खाते हैं। इंटरस्पर्स विद डेंसली फॉरेस्ट, ठीक है। तो बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पे, एवरग्रीन वेजिटेशन होती है जिन्हें शोला कहते हैं, राइट। अब सदर्न इंडिया की तरफ आ जाएंगे उन्हें शोला कहेंगे। तो ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं, नीलगिरीज में, ठीक है। तो ये वेस्ट घाट में ही का एक ऑफशूट है। तो शोला मेनली कहाँ पे, अन्नामलाई और पलनी हिल्स, राइट। अन्नामलाई हिल्स और पलनी हिल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, उन्हें शोला कहते हैं। वो क्या है, एवरग्रीन वेजिटेशन, राइट। डेंसली फॉरेस्ट गॉर्जेस ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन, उसे शोला कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है, द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैव डेंस एंड लॉफ्टी ट्रीज। तो ना, तो आपको ये अभी तक तो इतनी समझ तो आपको आई होगी कि इतना इन्वायरमेंट आप अगर आपने लेक्चर्स पूरे फॉलो किए होंगे कि, और अपनी ज्योग्राफी ऑब्वियसली पढ़ी होगी कि वेस्टर्न घाट्स और में रेन फॉरेस्ट होते हैं। अब रेन फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ के जो जंगल है वो काफ़ी डेंस होंगे, वहाँ पे स्पीसीज, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी घनी होगी। तो वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, मॉसेस, फर्न्स, एपीफाइट्स, ऑर्किड्स, लिनासेंट, वाइन्स, हर्ब्स, श्रब्स और बहुत ज़्यादा इसी तरह के डाइवर्स हैबिटेट होते हैं वहाँ पे। एबनी जो एक तरह का ट्री है वो वहाँ पे प्रिडोमिनेंट है। और आई थिंक एबनी पे क्वेश्चन आया था किसी प्रीलिम्स में, मुझे प्रीलिम्स कौन सा था याद नहीं, बट एबनी पे एक क्वेश्चन ज़रूर आया था। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है, राइट। अ वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल ऑर्किड्स आर फाउंड। तो ट्रॉपिकल ऑर्किड्स भी वहाँ पे काफ़ी तरह के पाए जाते हैं। और स्ट्रैटिफिकेशन इन रेन फॉरेस्ट, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जो इसी तरह से जो पेड़ होता है उसके ऊपर फिर पेड़ पेड़ होने लग जाते हैं, छोटे पेड़, तो उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, राइट। तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनती जाती हैं, राइट। अब हम आते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, वहाँ पे किस तरह के पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नाम के साथ उन पेड़ों के, जायंट डिप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया और लैगस स्ट्रोमिया, राइट। तो ये मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं, लैगस स्ट्रोमिया। फिर मैंग्रोव्स, राइट, वहाँ के जो कोस्टल एरियाज में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब काफ़ी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। और सुंदरबंस फेमस ही इसलिए है, वहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं, स्वॉम्प्स होते हैं, राइट। तो फिर जो सुंदरबन डेल्टा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा, राइट। तो फिर ये गंगा का डेल्टा है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र वो मिलके बनाते हैं। और ये कहाँ पे अपना डेल्टा छोड़ देता है, बे ऑफ बंगाल में, राइट। फिर हम आते हैं यहाँ का फ्लोरा कैसा होगा। तो यहाँ पे जो लो टाइड जोन होता है, लो टाइड मैंने एक बार आपको एक पिक्चर में तो बताया था, हाई टाइड और लो टाइड। अगर बहुत तेज़ लहरें आती हैं तो ये हाई टाइड रीजन होता है, अगर छोटी मोटी लहरें आती है तो लो टाइड। तो यहाँ पे क्या है, पायनियर ट्रीज की, मतलब पायनियर ट्रीज बनती है, जैसे जिनका नाम है सोनेरिटा, एविसीनिया, राइट। और फिर इस रीजन में राइजोफोरा भी पाया जाता है, ब्रिगेरिया, एक्साकेरिया, और राइट, सीरियोप्स फॉरेस्ट, राइट, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें 70% मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। अब अबव दिस लेवल देर आर सपोर्टिंग फॉरेस्ट ऑफ फिनिक्स इन एसोसिएशन विद एक्सकेरियम, राइट। तो इसके साथ और भी कुछ सपोर्टिंग फॉरेस्ट भी होते हैं, राइट, एक्सिकेरिया जैसे। फिर देर आर हेरिटेरिया फॉरेस्ट इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन थिक अंडरग्रोथ ऑफ फिनिक्स एंड निपा पाम्स। तो इस तरह के जो निपा पाम्स ये सब होते हैं, उन ये सब भी मिला के बहुत हाई प्रोपोर्शन का, के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए वाइशाइस के साथ, मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ कंटिन्यू करूँगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।